चलिए, आप सभी लोगों का तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, जैसा कि हमने बताया था कि कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ख़ास तौर से महाराष्ट्र के अंदर आने वाले 2-3 महीनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, इन सब बातों को आपसे शेयर करने के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं। इससे पहले कि मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने अपने तौर के ऊपर इंडिया अलायंस के साथ हमने अलायंस की पेशगी की है। हमने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है, और अब तो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना जिस तरीके का रोल प्ले कर रही है हमारे साथ, अब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी जिस तरीके के बयानबाजी चल रही है, और उसकी तायीद करने के लिए मुख्यमंत्री ख़ुद आते हैं और उनकी पीठ थपथपाते हैं, तो सोचिएगा आप कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें किस तरीके से हमारे साथ खेला जा रहा है। ये प्रपोज़ल हमने लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे भी दिया था, लेकिन उनके तरफ से कोई प्रतिसाद आया नहीं था। अभी फ़िलहाल हमने दोबारा और आज फिर से एक मरतबा आपके ज़रिए हम ये पैगाम ये तीनों पार्टीज़ को देना चाहते हैं, शरद पवार साहब को, कांग्रेस को और शिवसेना को, कि हमें अगर भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है तो कहीं ना कहीं हमें भी कुछ समझौते करने पड़ेंगे करके। लेकिन अभी तक इनका कोई ये नहीं आया है, कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हालांकि नीचे स्तर के ऊपर बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हर तरह का गठजोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार को सत्ता से दूर रखा जाए करके। उसमें 15 अगस्त के दिन एक बहुत अच्छी तिरंगा रैली यहाँ पर हमारे मुंबई के जो सदर है फैयाज़ साहब, उन्होंने निकाले थे। बहुत कामयाब रैली वो रही थी। जैसे मैंने ख़ास तौर से फैयाज़ साहब को मुबारकबाद दिया फ़ोन करके कि एक बहुत अच्छा एक मैसेज उससे गया है। आज के इस दौर के अंदर जब लोग शक की नज़र से हमें देखते हैं, मुल्क से वफ़ादारी का हमसे सवाल करते हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर यहाँ पर जितने भी नौजवान बुज़ुर्ग सभी लोग जो मोटरसाइकिलों के ऊपर थे, गाड़ी के ऊपर तिरंगा लगाकर वो चल रहे थे। बम्बई की यूनिट पिछले कुछ सालों से फैयाज़ साहब जो है इसकी कमान संभाले हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किए। तो फैयाज़ साहब ने जब ये बात कही कि वो ख़ुद इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए ये था कि अब हम पूरा फोकस जो है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ना चाह रहे हैं वहाँ पर पूरा लगाते हुए हम सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो वहाँ पे करना अभी से शुरू कर देंगे करके। तो फैयाज़ साहब के रज़ामंदी से और उनके साथ चर्चा करके ये ओहदे से जो मुंबई प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी वो उन्होंने छोड़ते हुए, क्योंकि इस मरतबा हमें पूरा यकीन है कि अगर सही तरीक़े से अगर इलेक्शन अगर हम लड़ेंगे तो मुंबई के अंदर भी बहुत अच्छे नतीजे इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे। अब चूँकि फैयाज़ साहब का फ़ोकस ये रहेगा तो मुंबई की ज़िम्मेदारी किसी को, तो हमारे पास रईस लश्करिया साहब जो है वो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर है, माइनॉरिटी के मेंबर है वो। तो ये ज़िम्मेदारी रईस लश्करिया साहब के पास दी जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ से भी हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह हम सब साथ में मिलकर आगे ये बढ़ाएंगे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि देखिए, हमारे ऊपर आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आप खड़े रहे तो इनका फ़ायदा होता है, इनका नुकसान होता है करके। उसमें हमारी ख्वाहिश है कि नुकसान होना है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना चाहिए, और वो नुकसान अगर ज़्यादा करना है आपको तो हमने जो अलायंस का एक ऑफ़र किया है, कल के दिन हमारे ऊपर ये उंगली नहीं उठनी चाहिए कि आप क्यों लड़ रहे हैं करके। उसमें आज अगर बातचीत अगर होती है तो यकीनन उसका बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा सभी को। तो इंशाल्लाह यही
बात को लेकर अगले कुछ दिनों के अंदर असद साहब अपने तौर के ऊपर जहाँ पर भी जो भी कैंडिडेट्स लड़ेंगे, तो पार्टी का एक सिस्टम रहा है कि भले ही मैं महाराष्ट्र का सदर हूँ, अहमद बलाला साहब जो है वो हैदराबाद में एमएलए है मजलिस के, मुंबई की ज़िम्मेदारी भी आप देखे हैं पिछले 2-3 इलेक्शंस के अंदर। तो हमारा सिस्टम रहा है कि सदर होने के बावजूद भी ये इख्तियार मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये इख्तियार हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ही है, और वो अगले कुछ दिनों के अंदर जो कैंडिडेट्स अभी इमीडिएट हमारे को डिक्लेयर करने का है उसके अंदर है तो वो फ़ौरन उनके ट्वीट के ज़रिए, उनके लेटर के ज़रिए है तो वो डिक्लेयर किया जाएगा उसमें। तो मैं चाहूँगा कि पहले फैयाज़ साहब आप अहमद बलाला साहब अभी तफसीलात तो सामने पूरे हमारे महाराष्ट्र के सदर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने आपके सामने रखा है कि उसी ज़िमन में कि जहाँ से हमारे मौजूदा मुंबई के सदर जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सीट हमारे लिए विखार की सीट होगी, और हम पूरी अपनी जान लगाकर वो सीट को निकालेंगे इंशाअल्लाह, वो सीट जीतेंगे इंशाअल्लाह। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने तय किया कि सदारत जो है सो जनाब रईस लश्करिया साहब को दी जाए। सबसे पहले तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो सदर हैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे इंचार्ज मुंबई के अहमद बलाला साहब, आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पोस्ट पे आके मुंबई का प्रभार संभालूँ मैं और मजलिस को आगे लेके चलूँ मुंबई में। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया गया आघाड़ी की तरफ से, ना ही विधान परिषद के अंदर कोई मुस्लिम उम्मीदवार दिया गया, इससे हम लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। और उसके बाद ही ये हमने नतीजा लिया कि अभी हमको मजलिस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा इंशाअल्लाह। सभी साथियों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुझको अभी मालूम पड़ा कि मैं इस वक्त यहाँ पे अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं लश्कर जी बन गया। कुछ दिन पहले इम्तियाज़ भाई मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि भैया शर्त हमारी ये है, अगर सीट लड़ते हो तो पद छोड़ना पड़ेगा आपको, पद पे रहना है तो सीट छोड़ना पड़ेगा। मैं खामोश था, कुछ बोला नहीं। आज मजलिस को बनाने में असद साहब का हाथ है और हम एक कारमंदी के तौर पर काम किया। 10 साल से मैंने बाज़ार खुद कांग्रेस में होने के बावजूद वारिस पठान को चुन के लाया यहाँ पर। दूसरी मरतबा जब उसको टिकट दी गई तो मैं टिकट मांगने गया था, असद साहब ने ऐलान कर दिया था, फिर मुझको मजबूरी के तौर पे वारिस पठान का साथ देना पड़ा। और वारिस पठान के लिए असद साहब ने झूला मैदान में खड़े होकर माफ़ी मांगा कि जो भी गलतियाँ इसने की उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद से लेकर अभी तक 5 साल हो गया, वो देखने तक नहीं आया, झांकने तक नहीं आया। ये बात के सब गवाह हैं। और यहाँ पर मैं मुंबई शहर में डिस्ट्रिक्ट बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया। आज मुझको सीट दे रहे हैं आप लोग और मेरे पद ले रहे हैं आप लोग, ये गैर वाजिब बात है। मेरे बगल की सीट है, वो सीट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ़िरका परस्त आपको तोड़ना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बहुत ही मौतमाना गुजारिश है कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपका पद आपको मुबारक। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार। चल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ, चलिए।
किसको दिखा रहा है? किसको दिखा रहा है? किसको दिखा रहा है? काय आहे की एका पदावर एक माणूस असतो, ते अनेक वर्ष काम केलेले आहे. मी त्यांच्या येण्याच्या अगोदरच सांगितलं होतं की त्यांनी काम चांगलं केलेलं आहे. पण असं नाही आहे की एक माणूस जीवनभर तोच अध्यक्ष राहणार, तोच पदाधिकारी राहणार, असं होत नाही. पार्टीमध्ये बदलाव होत असतं. एक माणूस गेल्यानंतर दुसराला जागा द्यावंच लागते. आणि आज जे अध्यक्ष होते फैयाज साहब, त्यांनी आम्हाला हे सांगितलं असतं की मला निवडणूक नाही लढायची, कदाचित आम्ही हे त्यांना बदललेच नसते. पण तुम्ही सांगा की मतलब मुंबई इतका मोठा रिजन, आमची तर अशी एक प्लॅनिंग होती की मुंबईमध्ये 2-3 अध्यक्ष आपण करावा, कारण एका अध्यक्षाकडून इतकं सारा मुंबई कवर होत नाही. तर अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी सांगितलं की मला इलेक्शन लढायचं आहे, तर आम्ही इमिजिएट होकार दिलं. आम्ही असं नाही सांगितलं की तुम्हाला कोणती कॉन्स्टिट्युएन्सीवर लढायचं आहे. आम्ही त्यांना सांगितलं, मी अनेकदा त्यांच्याशी पर्सनली भेटलो आणि आज नाही, मी मागच्या 1-1.5 वर्षापासून हे बोलत होतो की साहेब तुम्ही अध्यक्ष आहे, अध्यक्ष या नात्याने तुम्ही इलेक्शन लढायलाच पाहिजे. तुम्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी निवडा कोणती कॉन्स्टिट्युएन्सीवर तुम्हाला इलेक्शन लढायचं आहे. आता त्यांनी आम्हाला जेव्हा हे फायनली सांगितलं की नाही मला इलेक्शन लढायचंच आहे, मग पार्टीचे अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहेबांनी डिसाईड केलं की आपल्याकडे टाईम जास्त नाही आहे, ते पूर्ण मुंबई बघणार आणि दुसऱ्या साईडला ते आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीलाही आपण बघणार. म्हणजे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी त्यांना लढायचे होते आम्ही त्यांना ओपन ऑफर केलं होतं. आणि अशा प्रकारे जेव्हा सगळं काही डिसाईड झालं होतं, पार्टीच्या अध्यक्षांसोबत त्यांची बोलणी झाली होती. काल मी पण बोललो, बलाला साहेबांनी बोलले, असद साहेबांनी त्यांच्याशी हे केले आणि त्याच्यानंतर इथे येऊन
मी राग समजू शकतो की उद्या समजा माझ्या शहराच्या मी कोणत्या एका अध्यक्षाला चेंज केलं, माझ्या औरंगाबाद शहरामध्ये मी जिल्हा अध्यक्षाला सांगितलं की बाबा आपल्याला जे परफॉर्मन्स पाहिजे होता ते परफॉर्मन्स मिळाला नाही, आपण रेजिग्नेशन द्यावं. तुरंत त्यांनी 1 मिनिट न लावता रेजिग्नेशन दिलं आणि त्यांनी सांगितलं की साहेब मी एक कार्यकर्ता म्हणून काम करेल. आता लोकांची एक भावना जुळलेली असते की साहेब माझा अध्यक्ष आहे त्यांना कशाला तुम्ही चेंज करता. भाई आज तर खरी गोष्ट हे आहे की इम्तियाज जलीलने चांगलं काम नाही केलं तर उद्या बहुतेक असं साहेब मलाही चेंज करतील आणि चेंज करायला पाहिजे. आता त्यांनी निवडणूक नाही लढली असती तर आम्ही त्यांना चेंज केलंच नसतं. त्यांना लढायचं होतं म्हणून आम्हाला हे स्टेप घ्यावं लागलं. आणि जे काही घडलेलं आहे मला असं वाटत नाही की त्याच्यामध्ये खूप हे आहे. त्यांचा एक स्वाभाविक राग होता, त्यांचे फॉलोअर्सचा राग होता. आम्ही पुन्हा त्यांच्याशी बसू, चर्चा करू आणि काय तोडगा निघतील त्याच्यामध्ये आपण बघू. पण याची रिपोर्ट जे आहे ते ओवैसी साहेबांना आम्ही देणार, कारण ते आत्ता पण आमची बोलणी झाली होती ओवैसी साहेबांची. आम्ही तर एक कार्यकर्ता म्हणून काम करतो त्यांचे. तर जे काही घडलेलं आहे दुर्दैवी प्रकार आहे मला असं वाटतं. नहीं, ये इख्तियार किसके पास है? ये पार्टी के पास इख्तियार है या असदुद्दीन अवैसी साहब के पास इख्तियार है कि साहब नहीं हम आपको पार्टी पोस्ट से भी निकाल रहे हैं, हम आपको टिकट भी नहीं देंगे? ये असद साहब बोल सकते हैं, लेकिन असद साहब ने खुद ने कहा कि नहीं आप मुंबई का चेहरा है और हमारी नाक है, आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम मेहनत करेंगे करके उसमें आपके लिए अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे. तो यहाँ पे ऐसे वक्त के ऊपर आके ऐसी हरकतें करना मेरे हिसाब से किसी को भी शोभा नहीं देता है. लेकिन ठीक है, राजनीति के अंदर फॉलोअर्स होते हैं एक नेता के, उनके फॉलोअर्स ने हंगामा थी, हमारी कोई उससे ये नहीं है. बात करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है. काही नाही साहेब, असं प्रकारचे मी क्या 2014 बघितलं होतं. अभी बलाला साहब ने बोले 2019 के अंदर. माझ्या 2019च्या औरंगाबाद महानगरपालिकामध्ये असे छुरे चाकवा आणले होते, पण 26 सीट्स आम्ही जिंकून आणले होते. त्याच वर्षी 26 हमने कॉर्पोरेटर्स चुना के लेके आए थे. तो ये चीज़ें होते रहती है. देखिए कल के दिन है तो अगर असद साहब ने कहा कि इम्तियाज़ जलील अब तो महाराष्ट्र के सदर नहीं रहेंगे, मेरे 10-5 चाहने वाले होंगे, उन्हें भी नाराज़गी होंगी कि साहब ने इम्तियाज़ जलील को कैसा हटा. लेकिन ऐसी हरकतें करना मेरे हिसाब से किसी के लिए भी, और पॉलिटिकली मेरे हिसाब से इस तरह की हरकत करना मतलब ये है कि आप पॉलिटिकल सुसाइड कर रहे हैं करके. उसमें किसी ने ठेका लिया है क्या कि इम्तियाज़ जलील ज़िंदगी भर रहेगा? अहमद बलाला साहब है तो ता हयात जब तक ज़िंदा है वो हैदराबाद के MLA रहेंगे? नहीं. कल के दिन हो सकता है असद साहब कहेंगे कि नहीं साहब अब आप नहीं किसी और को, इम्तियाज़ जलील अब तुम नहीं लड़ेंगे कोई और लड़ेगा करके. लश्करिया साहब, रईस लश्करिया साहब को एक मौका दे रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस रहेगा तो कंटिन्यू, नहीं रहेगा तो रिजवाना आपा हमारे लेडीज़ विंग के हैं, उनको भी चेंज करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है कि मतलब हम लोगों ने ऐसा जाके है तो हंगामा करना. मेरे हिसाब से आपने भी कहा कि मुंबई बहुत बड़ा है और इसलिए फयाज अहमद के बदले इलेक्शन लड़ेंगे और रईस लश्करिया साहब को जिम्मेदारी दी गई, तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि आगे अगर रईस लश्करिया को आप टिकट नहीं होंगे. देखिए अभी फिलहाल के तौर के ऊपर तो जो रीजन दे रहे फयाज अहमद को निकालने का, यही रीजन दे रहे हैं कि मुंबई बड़ा है, इलेक्शन का टाइम है, उनको इलेक्शन ना, तो अगर कल को रईस लश्करिया इलेक्शन आप टिकट नहीं दोगे. देखिए ये अभी फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं आया है कि अगर कभी ये खड़े हो गए कि हमको टिकट, हाँ तो उस वक्त है तो हम बिल्कुल फैसला करेंगे ना. जो भी फैसला पार्टी का अध्यक्ष करेंगे उसके अंदर वो सबको मानना पड़ेगा. आप भी इलेक्शन लड़े थे, आप भी प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, तो आपने क्या इस्तीफा दिया था उस वक्त? किस दिन किस वक्त? आप इलेक्शन MP का लड़ रहे थे तो आप भी महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष थे. हाँ. आपने भी तो इस्तीफा नहीं दिया तो आज मैंने सुनिए, मैंने दूसरे दिन है तो असद साहब को मैंने ये किया. ये असद साहब का बड़ापन है, असद साहब का यकीन है कि उन्होंने कहा था कि नहीं आपको कंटिन्यू करना है. मैंने उनको यही कहा था कि असद साहब मैं अगर अपने गढ़ को अगर कमज़ोर करके पूरे महाराष्ट्र को मजबूत करने, तो असद साहब उसके लिए तैयार नहीं हुए थे उसमें. और देखिए मतलब कोई ये नहीं है उसमें सियासत का
फैयाज के टाइम पे आपको भी दिल बड़ा कर लेने का था। देखिए, मैं रहूं या ना रहूं, ये मेरा पार्टी का अध्यक्ष तय करेगा, ना तो कोई यूट्यूब चैनल वाला डिसाइड करेगा कि इम्तियाज़ जलील तुमने जाना ही चाहिए था करके। मेरा पार्टी का अध्यक्ष मुझे बोलेगा कि अभी निकल जाओ, आधे घंटे में इम्तियाज़ जलील रेजिग्नेशन दे के है तो बिल्कुल है, तो एक मजलिस का सिपाही बोल के काम करेगा। 2019 में भी ये देखा गया था, चुनाव से पहले जो है सदर बदला गया था, 2024 में भी चुनाव से पहले जो है वो सदर बदलना है। तो क्या एमआईएम मुंबई के अंदर कमजोर नजर आ रही है आपको? 2019 में भी सदर बदला गया, 2024 में भी चुनाव से पहले जो है वो सदर बदला जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एक बार फिर से दोहराता हूँ, अगर फैयाज साहब हमसे ये कहते कि नहीं मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ तो हम नहीं बदलते। आप मुझे ये बताइएगा कि मुंबई की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन लड़ना और पूरे मुंबई को संभालना, ये दोनों चीज़ें मुमकिन है क्या? वो तो ना मेरे से मुमकिन है ना किसी से भी मुमकिन है। हम कोई सुपरमैन नहीं है कि नहीं साहब मेरा लड़ते हुए है तो मैं पूरा मुंबई देखूंगा करके। तो अगर चेंज हुआ है तो उसके अंदर आप ये कहेंगे कि नहीं साहब जो बना है उसको बने रहने देना चाहिए करके। पार्टी का फैसला है, आपको कबूल करना है इसके अंदर, बस ख़त्म।